जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यूटेरिया बुक का ये 5वां सेट है दोस्तों, जो बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए है। इस सेट को आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले 4 सेट मैं करवा चुका हूं। इसमें मैं आपको जीके का 75 प्रश्न पर सब बताऊंगा। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, और यदि आप इससे पहले 4 सेट नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें, और प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसे टैग कर दूंगा, उसे जाकर देखें और लाभ उठाएं दोस्तों। एक बार रिवाइज कर लें दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वां सेट। 5वें सेट का पहला प्रश्न क्या होता है ये हम लोग आज देखेंगे। इसमें दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि का मनाने की घोषणा की गई। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि का मनाने की घोषणा की गई। 26 नवंबर, 5 नवंबर, 27 दिसंबर, 7 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सतत परिवहन को लेकर लोगों की जागरूकता करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि ऑपरेशन उपलब्ध संबंध है। तो ऑपरेशन उपलब्ध किससे संबंधित है ये प्रश्न है। तो ऑपरेशन उपलब्ध है, जो 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर ए आरपीएफ, आरपीएफ से संबंधित है ऑपरेशन उपलब्ध। रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, तिरपनवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विश्व 21 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला था वो ऑप्शन नंबर डी वहीदा रहमान को 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था दोस्तों। वहीदा रहमान को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से 1967 में सम्मानित किया गया था वहीदा रहमान को। और प्रथम दादा साहेब फाल्के अवार्ड देविका रानी को 1969 में दिया गया था। पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। यदि 2017 में देखें, विनोद खन्ना को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अमिताभ बच्चन को 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और रजनीकांत को 2019 में, और आशा पारेख को 2020 में दिया गया था दोस्तों। आशा पारेख को 2020 में, और ये इन्हें 18 में और रजनीकांत को 19 में, और 21 में वहीदा रहमान को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है, हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एम एस स्वामी जी का निधन हुआ है हाल ही में, उनको किस वर्ष विश्व खाद्य दिवस से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी 1887 में विश्व खाद्य दिवस से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1887 में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा गया है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। 2023 में इस सूची में पहले स्थान पर सिंगापुर तथा भारत का स्थान 38वां था। भारत का स्थान लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कितना था, 38वां, और विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 6 में है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो गज उत्सव मनाया गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 9 अप्रैल 1923 को
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में पड़ता है गज उत्सव मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में कितने व्यक्तियों को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को? तो पद्म विभूषण पुरस्कार क्या पूछ रहा है? पद्म विभूषण। तो ऑप्शन नंबर सी 6 व्यक्ति को विश्व में 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था। कौन कौन थे 2023 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले? श्री बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एम एस स्वामीनाथन, दिलीप महालनोबिस और श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव। ये 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका में किया गया आयोजन। और इस संस्था की स्थापना 2009 में हुई थी। संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? 2009 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी 2023 के हमसे उप विजेता पूछा है। यदि विजेता पूछे तो कर्नाटक था। 2023 के संतोष ट्रॉफी के विजेता कर्नाटक है और जबकि उप विजेता मेघालय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन भारत का तथा सऊदी अरब में हुआ था और इस वर्ष विजेता कर्नाटक और उप विजेता मेघालय बने थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में दोस्तों किस आईआईटी द्वारा आब प्रहारी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? आब प्रहारी मोबाइल ऐप को किस आईआईटी द्वारा आब प्रहारी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली आईआईटी ने लॉन्च किया है। शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए आब प्रहरी मोबाइल ऐप को जारी किया है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 में द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी फिरोज गांधी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, फिरोज गांधी हैं। माई लाइफ कम्ब्रेट्स किसने लिखा है? के सैलिजा ने लिखा है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, रस्किन बॉन्ड का है द गोल्डन ईयर। और क्रॉस कोट जयदीप मुखर्जी की लिखी हुई पुस्तक है। विक्टोरिया सिटी सलमान रुश्दी की लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। इसमें कहा गया कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कोली लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है दोस्तों। कोली लोक नृत्य महाराष्ट्र से है। यदि झारखंड का देखें, झारखंड का क्या है? छऊ झारखंड का होता है और पश्चिम बंगाल का ढाली जात्रा पनिहारी राजस्थान का होता है और खैवा नागालैंड का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। यदि इसमें से आपको कुछ और जगह जैसे रोम में किसका है? तो रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की मुख्यालय रोम में है। और जिनेवा में, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर प्रश्न में। कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कैगा जो विद्युत गृह है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 2000 में। 2000 में कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नरोला परमाणु विद्युत गृह की पूछे तो 1991 में, काकरापारा परमाणु विद्युत गृह 1993 में और कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ? 2013 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 के। 15 नंबर प्रश्न है चेकमेट विश्व तथा गैमिक
गैमेट शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? चेकमेट बिशप एवं गैमेट खेल का संबंध किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी शतरंज से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट के स्विंग, स्लीप, गली क्रिकेट का हो गया। यदि हम खो खो के कुछ शब्दावली देखें, चेज, चेजर खो खो की हो गया, और बिलियर्ड्स का कुछ है क्यू, बास्केटबॉल का रिंग गार्ड, और आपका कुश्ती का होग। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चेकमेट बिशप और गैमेट शब्द शतरंज से है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा गया है कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राजकोषीय नीति निर्धारित कौन करता है? ए में है नीति आयोग, बी में है वित्त आयोग, सी में वित्त मंत्रालय, और डी में भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में कौन है जो राजकोषीय नीति को निर्धारित करता है? तो राजकोषीय नीति को निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है क्या? सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है। बजट क्या है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है बजट, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के प्रत्येक वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 18 में है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए 18 नंबर प्रश्न में दिया है। इसमें है, चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग और देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ओपन जनरल लाइसेंस, ट्राइसेम, थोक मूल्य सूचकांक, नकदी रिजर्व अनुपात। तो यदि हम इसे देखें तो ओपन जनरल लाइसेंस है जो विदेशी व्यापार से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार से। ट्राइसेम क्या है? रोजगार देती है। ट्राइसेम रोजगार देती है, तो एक हो गया। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, थोक मूल्य सूचकांक, और नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा गया दोस्तों, इसमें है, प्रश्न नंबर 19 में, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डोमाल मॉडल था। हेराल्ड डोमाल मॉडल, और 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 को हेराल्ड डोमाल मॉडल समृद्ध मॉडल पर आधारित था। प्रथम योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा गया, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनें। चलिए देखें हम, गरीबी हटाओ, तो सबसे पहले क्या आया था? तो सबसे पहले आया था आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहले 2 आएगा। उसके बाद आया था हरित क्रांति। सबसे पहले इसमें क्या है? तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले हरित क्रांति। इसमें कहा गया है कालानुक्रम में सजाने के लिए कि घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको गरीबी, सबसे पहले आएगा आपको हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद गरीबी हटाओ संबंधित है। हरित क्रांति का प्रारंभ, उसके बाद सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 में हुआ था। कब? 1966 से 67 में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 19 अप्रैल 1969 में किया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके बाद गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय, जो 1974 से 78 में मुख्य लक्ष्य था गरीबी हटाओ, तो ये था 1974 से 78 के बीच में। तो इस प्रकार ऑप्शन देखें तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 2-3-2-1। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न में कहा गया, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्य जीव सुरक्षा। तो औद्योगिक प्रबंधन है जो आपको पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। औद्योगिक प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। अगर उनमें यानी विद्रोहियों में एक
में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध उपरोक्त टिप्पणी किसने की थी? ये कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉरेंस ने कहा। बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जॉन लॉरेंस ने 1857 के क्रांति के पर टिप्पणी देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर विद्रोहियों में से एक भी नेता योग्य नहीं होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर जॉन लॉरेंस ने कहा था। 23 नंबर प्रश्न में है, 23rd नंबर प्रश्न में, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग को ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। उसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किए थे और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई थी। साथ ही हेस्टिंग ने एक हिंदू कोड की संकलित करवाया था। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो पटना सिटी में जो पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था उसको किसने दबाया था? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, कमिश्नर टेलर ने दबाया था। 3 जुलाई 1857 में जब पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह को दबाने में अफीम व्यापारी का एजेंट लायल मारा गया और परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन गया में हुआ था उसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देशबंधु चित्तरंजन दास ने 37वां अधिवेशन 1922 में हुई थी और वह गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा गया, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर लिखिए। जैसे देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ था। तो इस प्रकार देखें तो कालानुक्रम में सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध होगा दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा जलियांवाला बाग, उसके बाद मुपला, उसके बाद ये। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस में है दोस्तों? देखते हैं हम लोग। 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 4 2 1 3, सॉरी 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है 4 2 1 3, क्योंकि सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद मोपला विद्रोह, उसके बाद चौरी चौरा कांड। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में क्या हो गया, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? किस जिले में बिहार के असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? एक में है बक्सर, बी में पटना, सी में भागलपुर और डी में सारण में। तो ऑप्शन नंबर सी भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। झंडा कांड भागलपुर में हुआ था जब असहयोग आंदोलन हुई थी फरवरी 1922 में। भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। इसमें भागलपुर के औद्योगिक प्रदर्शन के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, जिसे ब्रिटिश अधिकारी आपत्ति जताई और हालांकि इस मामले में अहिंसक तरीके से सुलझा लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी झंडा कांड कब हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित किए। तो अकबर ने कौन सा कार्य पहले किया था? तो अकबर ने सबसे पहले दास प्रथा का कार्य किया था, अंत किया था 1562 में। अकबर ने दास प्रथा को अंत किया था 1562 में। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर अकबर ने कब समाप्त किया था? तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था अकबर ने। उसके बाद जजिया कर की समाप्ति किया था अकबर ने 1564 में। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में जजिया कर को। और दसाला प्रणाली लागू करवाया था अकबर ने 1582 में। 1582 में दसाला पद्धति को लागू किया था अकबर ने। सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर, सबसे पहले दास प्रथा, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर, फिर जजिया कर, उसके बाद दसाला प्रथा।
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में कहा गया दारा शिकोह किस सूफी संत से प्रभावित था। दारा शिकोह है जो किस सूफी संत से प्रभावित था। दारा शिकोह कदरिया संप्रदाय से, कादरी संप्रदाय से प्रभावित था दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया है। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा सही आंसर है, कादरी संप्रदाय से। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित है। 30 नंबर प्रश्न में तो कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा है जो 3 नगरों में 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा नगर ये दुर्ग भाग, मध्य भाग एवं निचला भाग में विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर देखें दोस्तों। तो 31 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 31 में किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बुद्ध संघ स्थावीर एवं महासांध्विक में विभाजित हो गया था। तो कौन सी बौद्ध संगीति में विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय बौद्ध संगीति में विभाजन हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सब्बा कामी की अध्यक्षता में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। और इसी समय दोनों में मतभेद होने के कारण स्थावीर और महासांध्विक के रूप में बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कालाशोक इस समय द्वितीय बौद्ध संगीति में के समय शासक कौन थे। कालाशोक थे और अध्यक्षता कौन कर रहे थे। सब्बा कामी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में कहा गया मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो मौर्य काल में संस्था एवं संचार शब्द का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से था। गुप्तचर व्यवस्था से था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। इसमें कहा गया मेगास्निक द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है। किसान, सैनिक, क्षत्रिय, कारीगर या शिल्पी। तो ऑप्शन नंबर सी क्षत्रिय है जो सम्मिलित नहीं है। मेगास्निक ने अपनी रचना इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। इनमें से दार्शनिक था, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्प, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद शामिल थे, परंतु क्षत्रिय शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो कौन सा द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। रामेश्वर द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कौन सा द्वीप। रामेश्वरम द्वीप। यह भारत और तमिलनाडु के राज्य स्थित एक द्वीप है रामेश्वरम और भारत के मुख्य भूमि से श्रीलंका तक विस्तृत राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है रामेश्वरम। रामेश्वरम तालुका प्रशासनिक रूप से तमिलनाडु के रामायणपुरम में स्थित है रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में कह रहा है भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला प्रमुख पतन है। तो लौह अयस्क निर्यात करने वाला प्रमुख पतन कौन है। मरमर गोवा। मार्मिन गोवा जो गोवा में पड़ता है यो लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रथम पतन है। यह पतन जुआरी नदी के किनारे स्थित है। कौन। जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है मरमर गोवा पतन। यहाँ एक निर्यात प्रधान पतन है और इसका उद्घाटन 1963 में हुआ था। इस पतन का आयात कम निर्यात अधिक होता है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि आप लोग दोस्तों घटना चक्र बुक के इतिहास भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न को देखना चाहते हैं वो भी चैप्टर वाइज, तो वो हमारे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और उसे देख कर उसका लाभ उठाएं दोस्तों और उससे कुछ सीखें। यदि आप लोग को नहीं मिलता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक से वहां पर पहुंचकर आप देख सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैं घटना चक्र बुक का पूरा इतिहास का पूरा चैप्टर वाइज वीडियो में डाल चुका हूँ और भारतीय संविधान से भी पूरा चैप्टर वाइज वीडियो डाल चुका हूँ, जाकर उसे देखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 36 में हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है। मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर या सुमात्रा। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर
सी हमारा सही आंसर होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में इसका क्षेत्रफल 26 लाख, इसका क्षेत्रफल 2,26,658 वर्ग मील है। किसका? मेडागास्कर का। यह ग्रीनलैंड, न्यू न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप है जो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है, दूसरा न्यू गिनी है, तीसरा बोर्नियो है, उसके बाद चौथे स्थान पर मेडागास्कर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। फ्रांस ने 26 जून 1960 को 60 तक उपनिवेश बनाया था। मेडागास्कर को फ्रांस ने बनाया था 60 तक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा गया गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उद्घाटन है? तो गंगा का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? पक्षी के पंजा का, ज्वार नदमुख का, चापाकार डेल्टा का और रुंडित डेल्टा का। तो गंगा का डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। गंगा का डेल्टा किसका उदाहरण है? चापाकार डेल्टा का उदाहरण है दोस्तों। गंगा का डेल्टा चापाकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। गंगा यह त्रिभुज के आकार का होता है इसका डेल्टा। इस पे भूटान, तिब्बत और नेपाल की नदियां उत्तर से बहती है गंगा नदी में। यहाँ काफी उपजाऊ क्षेत्र भी पाए जाते हैं गंगा के डेल्टा के पास। इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, चापाकार डेल्टा को या गंगा के डेल्टा को। यहाँ हुगली नदी के पूर्व में मेघना नदी तक फैला हुआ है। बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा इस डेल्टे में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 38 में कहा गया अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है। तो अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉन है। ऑप्शन नंबर बी फॉन। फॉन है जो अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन को फॉन कहते हैं। फॉन यह एक गर्म एवं शुष्क पवन है फॉन, और इसका तापक्रम 15 से 20 डिग्री तक होता है। यह पवन स्थानीय फल, अंगूर को जल्दी पकाने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कहा गया है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पर होता है। तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिक केंद्र होता है। अधिक केंद्र पर भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अधिक केंद्र पर। भूकंप का उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर वह बिंदु है जहां से विक्षेपण शुरू होता है। और अधिक केंद्र पृथ्वी की सतह का वह सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का बिंदु होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा भूकंप बेल्ट परिधि प्रशांत भूकंपीय बेल्ट है। प्रशांत महासागर में जो बेल्ट है वो सबसे बड़ा भूकंपीय बेल्ट है। और भूकंप बेल्ट प्रशांत महासागर के रिंग के साथ पाया जाता है। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ए सही आंसर है, सबसे ज्यादा अधिक केंद्र। निहारिका क्या है? यह प्रश्न पूछा है दोस्तों। निहारिका क्या है ये प्रश्न है। तो इसमें कहा गया है निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तप्त गैस का बादल है निहारिका। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 में कहा गया है, इसमें कहा गया है वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य मैच करना है। यदि इसे हम मैच करें तो नामदफा कहाँ पड़ता है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। पेरियार केरल में, बांदीपुर कर्नाटक में और केबुल लमजाओ मणिपुर में। यदि मैचिंग कर देखें 2-4-1-3, 2-4-1-3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है जो संघीय सरकार की है? तो यदि हम इसको देखते हैं तो संविधान की सर्वोच्चता है जो संघीय सरकार की विशेषता है। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, ये भी संघीय सरकार की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। आपातकालीन का प्रावधान ये नहीं होगा तो भी संघीय सरकार की व्यवस्था हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है दोस्तों। यदि अनुच्छेद 22 को देखें तो अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 20 में देखें तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 में किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसमें कहा गया है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 में कहा गया है निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है, ये देखना है। तो इसमें कहा गया है कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, बिल्कुल सही है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना, ये गलत है दोस्तों। नीति निर्देशक का मूल उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, न कि राजनीतिक स्वतंत्रता की। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। हमसे पूछा है प्रश्न कौन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46 नंबर प्रश्न में कहा गया दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल 8 सदस्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, कुल 8 सदस्य। यदि राज्यसभा के बारे में देखें, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होती है? तो 250। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होता है दोस्तों। जबकि राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? 245 है। और इस 245 में से 225 जो है राज्यों से चुनकर आते हैं, 225 सीट राज्यों से चुनकर आते हैं, और 8 सीट जो है 8 सीट आपको केंद्र शासित प्रदेश से चुनी जाती है, और 12 सीट पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कला साहित्य सामाजिक क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार 245 सीट पर ही फिलहाल में 245 सीट राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 ही है। अधिकतम कितना हो सकता है? 250। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यदि इसका आंसर देखें 46 में, 46 का आंसर बी होगा, 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों से 8 चुनकर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। 47 में कहा गया है बिहार में लोक सेवा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? बिहार में जो लोकसभा में सीट आवंटित की गई है उसमें से बिहार में कितना है? 6 अनुसूचित जाति के लिए है। 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए। लोकसभा की सीट बिहार में 40 है, और उस 40 में से 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। जबकि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 84 अनुसूचित जाति एवं 47 अनुसूचित जनजाति के लिए है। कुल मिलाकर 131 सीट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए है। पूरे यदि भारत में देखें तो अनुसूचित जाति की लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 84 है। पूरे भारत में 84 है, पूरे भारत में अनुसूचित जाति का। अनुसूचित जनजाति का 47 है, और दोनों मिलाकर 131 है। तो उसमें से 84 में से बिहार में कितना है? 6 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 की ओर। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? तो भारतीय निर्वाचन आयोग को वर्ष 1989 में बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, वर्ष 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 में कहा जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 में वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धक होता है। वाहनों में लगे रियर व्यू द्वारा उत्पन्न आवर्धक 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, 1 से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर दोस्तों। 52 में कहा गया, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? उपयोग हुए आवेश के लिए, उपयोग हुए विद्युत के लिए, या उपयोग हुए शक्ति के लिए, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी, जो बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो उपयोग हुए एनर्जी के लिए यानी ऊर्जा के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, जो जिसे किलोवाट घंटा में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 में। 53 में एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध को किस में जोड़ा जाता है? तो केवल श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, प्रतिरोध को हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 में। एक लड़की झूले पर बैठ स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? जो बैठ कर झूला झूल रही है और वो खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 में। रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट है जो गति के न्यूटन का तीसरे नियम पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, रॉकेट गति के तीसरा नियम के पर काम करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 में। 56 में कहा गया है, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, वाट सेकंड, 1 वाट सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 1 सेकंड में किया जाता है तो उसे 1 वाट कहा जाता है। 1 वाट कहा जाता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। कार्य 1 जूल और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा सेकंड, जूल बटा सेकंड। तो 1 वाट होता है, जूल बटा सेकंड को क्या कहते हैं? 1 वाट। 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है 1 वाट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 में। 1 हर्ट्ज होता है, 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो 1 हर्ट्ज है प्रति मिनट 60 कंपन होता है 1 हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 1 हर्ट्ज आवृत्ति का अर्थ है प्रति मिनट 60 कंपन। ऑप्शन नंबर बी हमारा डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसमें से एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक है, कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है हमसे कहा रहा है? तो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक में आएगा एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक्टिडिन या टेरामाइसिन, ये सभी क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक है। तो इनमें से कोई नहीं है जो एंटीबायोटिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या लोहा? मायोग्लोबिन में ऑप्शन नंबर डी लोहा पाई जाती है। मायोग्लोबिन एक हीम प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के लिए भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है, इसमें लोहा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 50 60 में कहा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से सही को सुमेलित करें। तो देखें, उत्पादक हिरन क्या उत्पादक है? नहीं, हिरन उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता के रूप में आएगा, ये गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ है? नहीं, प्राथमिक नहीं, द्वितीय उपभोक्ता आएगा। गौण उपभोक्ता घास है? तो गौण उपभोक्ता घास है, ये गलत है। अपघटक बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उत्पादक वर्ग में आएगा पौधा, पेड़ पौधे और शैवाल। प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी, हिरन आएगा। द्वितीय उपभोक्ता में सांप और तृतीय उपभोक्ता में तेंदुआ, बाघ। अपघटक रूप में बैक्टीरिया और कवक आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 की ओर। 61 में है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन में ऑप्शन नंबर बी यकृत प्रभावित होता है। यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत है जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। लीवर का भार कितना होता है? 1500 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यकृत कोशिका हिपैरिन नामक
प्रतिस्कंदन पदार्थ का स्रावन करती है जो रुधिर वाहिनियों को में रुधिर को जमने से रोकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 62 में शुष्क स्थानों यानी मरुस्थल बर्फीले में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। ज़ेरोफाइट्स ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। शुष्क स्थान पर उगने वाले को ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। और यदि हम देखें हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स होता है नमक युक्त मिट्टी वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहते हैं। नमक युक्त मिट्टी को हेलोफाइट्स कहते हैं। और जलीय क्षेत्र वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं जलीय क्षेत्र वाले को। और सैक्यूलेंट किसे कहते हैं? पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है उसे सैक्यूलेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, शुष्क स्थान पर जो पौधे उगते हैं उसे ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। 63 में कहा गया है दोस्तों, इसमें टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा किसका उदाहरण है? ये प्रश्न पूछा है। टाइफाइड और कॉलरा है जो जलजन्य रोग है। टाइफाइड और कॉलरा जल से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 64 में है, मानव आंखें किस तरंग दैर्ध्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? मानव की जो आंखें है जो पीला रंग हरित रंग प्रकाश सबसे सामान्य आराम से दिखता है और इस रंग का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 65 में कहा है दोस्तों, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ क्या बदलती है सौर ऊर्जा? तो क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा है जो क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें उपस्थित क्लोरोफिल नामक वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 66 में। 66 में कहा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। टेस्टोस्टेरॉन देखें, टेस्टोस्टेरॉन एक वृषण से तथा इंसुलिन एक पैंक्रियाज से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से उत्पन्न होता है? वृषण से। और इंसुलिन पैंक्रियाज से स्रावित होता है। इंसुलिन पैंक्रियाज से स्रावित होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है दोस्तों। थायरॉक्सिन में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 में, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है तो जाइलम द्वारा पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। 68 नंबर प्रश्न में देखें हम तो इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी है। तो निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी कौन है? सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। फ्रुक्टोज है जो सबसे मीठी चीनी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 69 नंबर प्रश्न में मैचिंग दिया हुआ है दोस्तों, इसे देखते हैं हम लोग। मैच करते हैं, थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो इसमें दिया गया है कि शून्य द्रव्यमान किसका होता है? तो शून्य द्रव्यमान है जो आपको न्यूट्रिनो का जो द्रव्यमान होता है शून्य होता है। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान शून्य होता है। इसी प्रकार यदि आंशिक आवेश देखें तो आंशिक आवेश क्वार्क का होता है। आंशिक प्रचक्रण किसका होता है? तो पॉजिट्रॉन का आंशिक प्रचक्रण होता है। पूर्ण प्रचक्रण फोनॉन का होता है। पूर्ण प्रचक्रण जी इस प्रकार यदि मैचिंग करें तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 2 3 1 4। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 में देखें, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो निर्वात में ध्वनि की गति 330 मीटर। निर्वात में ध्वनि की गति इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है। निर्वात पूछा है हमसे 330 मीटर हवा में ध्वनि की गति होती है मीटर पर सेकंड, निर्वात में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो मूल तत्व कौन सा है? तो हीरा है जो एक मूल तत्व है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। 72 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रो
क्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है जो विस्फोटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। 73 में है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 में। 74 में है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए एक फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी श्यानता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी श्यानता के कारण होता है बादल और वायुमंडल का तैरना। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।